हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं जो है आज आपको एक ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि अगर आपने बीए किया है या बीएससी की है या बीकॉम की है, अथवा आपने एमए किया है, एमएससी किया है या एमकॉम किया, मतलब बीए बीएससी बीकॉम के लिए भी है पोस्ट सेम हवलदार की, और वही पोस्ट जो है उसी में पोस्टें हैं जो एमए एमएससी एमकॉम के लिए भी हैं, और उसी में जो बीएड किया होता है, जैसे 4 साल का बीएड किया है या बीए करने के बाद में बीएड किया है, तो आपके लिए सेना में डायरेक्ट एजुकेशन हवलदार बनने के लिए एक अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। इसमें बीए भी जा सकता है, बीएससी भी जा सकता है, बीकॉम भी जा सकता है, और एमए भी जा सकता है, एमएससी भी जा सकता है, एमकॉम भी और बीएड भी। अगर आप बीए करके जाते हैं या बीएससी करके जाते हैं तो आपका सिर्फ थोड़ा सा ग्रुप में अंतर होगा, वो आप वहाँ पर जा कर के पढ़ाई का मौका मिलता है। अगर वहाँ पर जाके बीएड कर लेते हैं और या एमए कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कोई भी एक चीज़ कर लेते हैं, तो आप उसी ग्रुप में आ जाएंगे जिस ग्रुप में एमए एमएससी एमकॉम गया है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा अवसर आपके लिए। आप इस वीडियो को अवश्य देखिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको हर रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर, और इसके में इंग्लिश से संबंधित या जीके एसएस से संबंधित वीडियो में भेजता हूँ। इसको शेयर अवश्य कर दीजिए। अगर मान लो आप नहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं या आपके काम के नहीं भी हैं तो आप शेयर कर दीजिए, क्या पता आपके शेयर करने से किसी की किस्मत खुल जाए और कोई किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए। ये तो बहुत ही अच्छी नौकरी है, एजुकेशन हवलदार की नौकरी है ये, और इसमें जो है डायरेक्ट 24 साल के लिए मिनिमम जो है 24 साल प्लस 2 साल एक्सटेंशन होता है, उसमें 26 साल के लिए हवलदार रैंक में है। लेकिन जो एजुकेशन हवलदार से जाता है वो हवलदार से कभी भी उसको कम से कम वो सूबेदार या सूबेदार मेजर से रिटायर होता है, ठीक है नहीं, और उसको पेंशन मिलती है ऑनररी लेफ्टिनेंट की। वो कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी ये पोस्ट निकली है, ये एक लेटर निकला है, वो ऐसे निकलती है कि जैसे मान लो वो एजुकेशन हवलदार से जा रहा है और कम से कम ज़्यादा नहीं, उसने एक रैंक भी ले लिया, अगर नायब सूबेदार भी बन गया हो, तो ज़रूरी बात है कि आगे कोई भी रैंक उसको नहीं मिला और नहीं बना तो भी मैं बता रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो सूबेदार में से बनता ही बनता है या सूबेदार बनता ही बनता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जो है अगर उसको नहीं भी मिलता है तो वो क्या है कि 8 साल के बाद में उसको एसीपी सूबेदार की तनख्वाह मिलती है, और अगले 8 साल के बाद में उसको एसीपी सूबेदार मेजर की तनख्वाह मिलती है, और उसके अगले 8 साल में उसको एसीपी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की तनख्वाह मिलती है और उन्हीं की पेंशन आता है। तो कहने का तात्पर्य है एक रैंक भी ले लेता है तो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। अगर प्रमोशन लेके भी जाता है तो भी आना ही आना है। तो और दूसरी बात इसमें खासियत यह है कि आप वहाँ पर जा कर के ऑफिसर भी बन सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है ये और बहुत ही सम्मान वाली सर्विस है, बहुत रिस्पेक्ट वाली सर्विस है। आपको बहुत फैसिलिटियाँ मिलती हैं उसमें रहने के लिए, हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे आपको क्वार्टर की उपलब्ध मिलेगी, बच्चों को ले जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। और ज़्यादातर जो है एजुकेशन हवलदार से जो भर्ती होते हैं वो फार्मेशन में रहते हैं। फार्मेशन का मतलब जो है हाई फार्मेशन में एजुकेशन स्कूल जो होता है वहाँ पर उसमें रहते हैं और वो पढ़ाते हैं अपनी, और पढ़ाई का ही काम पढ़ने और पढ़ाने का ही काम पूरी ज़िंदगी भर रहता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये निकला है लेटर, इसमें इंस्ट्रक्शन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। उसके अनुसार जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई नहीं भी करते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि और किसी भी कोई अप्लाई कर सके। और तो इसलिए अब चलते हैं आगे, इसमें बताता हूँ मैं आपको। देखो ये है
ये निकाला है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी एजुकेशन कोर्स से, नई दिल्ली से निकला है लेटर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आर्मी नई दिल्ली, यहाँ से निकला है ये। पहले जो वीडियो एक चला गया है, छोटा वीडियो गया है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो आप लोगों ने बोला है कि सर ये लेटर समझाओ, तो ये लेटर मैं आपको समझा रहा हूँ और ये दूसरा वीडियो बना करके मैं आपके पास भेज रहा हूँ। तो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर ये पूरा लेटर हमको समझाओ क्या क्या है इसमें, तो इसलिए मैं दोबारा से इसको भेज रहा हूँ आपके पास में, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर कर देना। ये है कहाँ भेजा हुआ है, AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर और AEC रिकॉर्ड को भेजा गया है लेटर। ये फॉरवर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्ट एंट्री हवलदार इन आर्मी एजुकेशन कोर्स AEC, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर। इसमें क्या है कि अपना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पूरा समझाऊंगा तो मैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा गया है ये किसके लिए, एजुकेशन कोर्स के लिए, डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए, रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रेड। और ये ट्रेड है, देखो ये ट्रेड कौन से हैं देख लो आप में। पहला है ये हवलदार IT साइबर, दूसरा है हवलदार इंफो ऑप्स, दूसरा है हवलदार लिंग्विस्टिक और तीसरा है हवलदार इंस्ट्रक्टर। इनके सारे क्वालिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा, भर्ती का तरीका मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ मैं इसमें लेटर में आपको समझाऊंगा। जब आपने कमेंट किया है तो मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा, ठीक है नहीं। पहले सिर्फ मैंने जो पहले वाले वीडियो में सिर्फ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने जब बोला है कि लेटर समझाओ सर, तो मैं पूरा लेटर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं। एक कॉपी ऑफ अप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्ट एंट्री हवलदार इन आर्मी एजुकेशन कोर्स इज इंक्लूड हैरविद फॉर द, ये है इसमें लेटर दिया हुआ है सारा। अब चलते हैं इसको अगले पेज में। ये है क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट, ठीक है। QR फॉर रिक्रूटमेंट के लिए QR क्या क्या है, QR फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द डायरेक्ट एंट्री हवलदार इन आर्मी एजुकेशन कोर्स AEC एज हवलदार आर एम्पावर्ड बिलो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, जो मिनिमम जो है 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए और इक्विवेलेंट और सब्जेक्ट ऑफ दी, ये सब्जेक्ट हैं। देखो अगर आप हवलदार IT या अब्लिक साइबर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए होगी प्रायोरिटी 1, क्या होगा, आप होना चाहिए, आपको 30 मार्क मिलेंगे एक्स्ट्रा उसके लिए। अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पास हैं, साइबर सिक्योरिटी में हैं, साइबर फोरेंसिक में हैं, क्राइप्टोलॉजी में है, उसके बाद या कंप्यूटर साइंस से हैं, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से हैं, या डाटा एनालिस्टिक्स से हैं, या डाटा साइंस से हैं। अगर आप इनमें हैं तो आपको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। दूसरा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी 2 इसको देंगे, मैथमेटिक्स से MA हो या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें भी आपने पढ़े हुए हों तो उसकी प्रायोरिटी देंगे। तो इस ट्रेड के लिए इन दोनों की प्रायोरिटी देंगे। अब अगला है हवलदार इंफो ऑप्स, ये जो है हवलदार इंफो ऑप्स के लिए है। इसके लिए प्रायोरिटी किस किस को है, प्रायोरिटी बोनस मार्क 30 मार्क एक्स्ट्रा देंगे। ये कब देंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, मास कम्युनिकेशन से हैं, जर्नलिज्म से हैं, साइकोलॉजी से हैं, सोशोलॉजी से हैं, या इकोनॉमिक्स से हैं, या ज्योग्राफी से हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से हैं, या पॉलिटिकल साइंस से हैं, या मिलिट्री स्टडी से हैं, या डिफेंस मैनेजमेंट और कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, तो आपको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे मेरिट बनाने में, ठीक है नहीं। इनमें से कोई भी है तो इस ट्रेड के लिए हवलदार इंफो ऑप्स के लिए, ठीक है नहीं। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, आप अगर इंग्लिश लिटरेचर से MA है, उर्दू लिटरेचर से MA है, कश्मीरी लिटरेचर, किसी भी एक में, इनमें से किसी भी एक में है आप, या हिस्ट्री से, या मल्टीमीडिया से, या मैथमेटिक्स से, या फिजिक्स से, या केमिस्ट्री से, या इलेक्ट्रॉनिक्स से, किसी भी एक में आप MSc हैं तो आपको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है नहीं। या आपने ग्रेजुएशन में जिस प्रकार से पढ़ा जो भी आपको बता देंगे आपको, ठीक है ना। थर्ड वाला है हवलदार लिंग्विस्टिक, ये हो गया आपके लिए, प्रायोरिटी बता दिया। हवलदार लिंग्विस्टिक के लिए मैंने, हाँ हवलदार लिंग्विस्टिक के लिए बताया है मैंने, 2 के लिए बताया। तो हवलदार लिंग्विस्टिक के लिए सुनो आप, हवलदार लिंग्विस्टिक के लिए है बोनस मार्क मिलेंगे 30 मार्क्स, स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेज एज चाइनीज़, रशियन, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में हैं आप तो आपको किसी में भी नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश भी फॉरेन लैंग्वेज में आती है
तो उससे भी है तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने उसमें पढ़ा हुआ है, उसमें स्पेशलाइजेशन है उसका आपका, ठीक है नहीं। प्रायोरिटी 2 किस लिए है? इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, कश्मीरी लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। किसी में से भी एक में भी आप है तो आपको प्रायोरिटी 2 से 30 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद हवलदार इंस्ट्रक्टर। हवलदार इंस्ट्रक्टर जो है बेसिक क्वालिफिकेशन है इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी हो इसमें से। और ये हो गया पहला। दूसरा प्रायोरिटी है कैंडिडेट होल्डिंग बीएड हो, आफ्टर ग्रेजुएशन हो या इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री विल बी अवार्डेड 30 बोनस मार्क्स। अगर इंटीग्रेटेड डिग्री है तब भी आपको उसको 30 बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलता हूँ मैं आपको। ये है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ आइदर इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के लिए जो है वर्किंग नॉलेज उसको होनी चाहिए। 30 बोनस मार्क विल बी अलॉटेड टू कैंडिडेट्स हैविंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड विल बी एडिड टू देयर फाइनल मेरिट। ये जो 30 मार्क्स जो आपको दिए जाएंगे ये आपकी तो क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी उसमें दिए जाएंगे, ठीक है नहीं। अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ पे ग्रुप इन द। अब जो यहाँ पर जो आप बात है कि आपको बीए, एमए मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो अंतर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो अगर आप ग्रुप एक्स में जाते हैं तो ऑल पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए या बीएड होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में, ठीक है नहीं। या तो मास्टर डिग्री हो या ग्रेजुएशन के बाद में बीएड हो या इंटीग्रेटेड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, तभी हो सकता है। उसके बाद जो है ग्रुप वाई के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 20 साल से 25 साल तक की एज होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के हाथ में होगा मार्क्स पे, ऑनलाइन एग्जाम होगा एंड एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट होगा, पर्सन इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन, द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारे फिजिकल फिटनेस और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन को जो सबमिशन करना है उसके लिए क्या करना चाहिए आपने? एप्लीकेशन फॉर्म विद रिक्वेस्ट कॉलम्स फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डेटा विल बी प्रिपेयर्ड बाई आरटीजी डेट इन दी लाइन विद दी एप्लीकेशन फॉर एंट्रीज। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा ये। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड बाई आरटीजी डेट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब जो है फिजिकल फिटनेस क्या होगी इसमें? पीएफटी विल बी अलाउज हाइट 162 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर अप्लीकेबल एयर रीजन एंड डिस्पेंशन अप्लीकेबल, मतलब जो है 162 सेंटीमीटर 5 फुट और 3 इंच हाइट आपकी होनी चाहिए। चेस्ट क्या होनी चाहिए आपकी? चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसके अंदर 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन होना चाहिए। मान लो 72 सेंटीमीटर है आपकी तो 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंस उसमें होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो ये जो है आराम से हो जाता है कि आप जो है जब इसको फुलाते हैं छाती को तो सांस को खींचो, सांस को ऊपर करो, पेट को अंदर करो और ये छाती आराम से फूल जाती है। तो इसकी प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस होना चाहिए। वेट जो है आपका हाइट और एज के अनुसार जो होता है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार होगा। 1.6 किलोमीटर जो है इसमें रन होना चाहिए। ये मैक्सिमम टाइम है 6.6 मिनट 20 सेकेंड। तो ये आराम से आ जाता है। ज़्यादा इसमें 1.6 किलोमीटर कवर कर लेता है आदमी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से ही, ठीक है नहीं। पुलअप होनी चाहिए, बीम 6 बीम होनी चाहिए इसमें। जिग जैग बैलेंस आराम से कर लेता है। जिग जैग बैलेंस एक फट्टी होती है, लड़की फट्टी होती है, उनके ऊपर चलना पड़ता है। टेढ़ी मेढ़ी जो और गड़े होते हैं फट्टे, आराम से चल जाता है आदमी उसमें। 9 फीट डिस्क भी जो है आप पास कर सकते हो आराम से। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? ए कैंडिडेट शुड हैव रोबस्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। चेस्ट शुड बी वेल डेवलप्ड विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस। तो चेस्ट जो डेवलप होना चाहिए 5 सेंटीमीटर उसके फैलाव होना चाहिए। फुल शुड हैव नॉर्मल हेयरिंग इन ईच के ईयर, और कानों में नॉर्मल हेयरिंग होनी चाहिए। शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ नेचुरल हेल्थी जम्स एंड टीथ, और नेचुरल जो हेल्थ जो है वो सही होने चाहिए, टीथ सही होने चाहिए। और
14 डेंटल पॉइंट्स जो है होने चाहिए। शुड बी इन द मेडिकल कैटेगरी, सेफ होना चाहिए किसी प्रकार। स्पेशल आर्मी ऑर्डर जो होता है उसके अनुसार है, आर्मी ऑर्डर 2005 के अनुसार, ठीक है ना। तो वो सेफ बिल्कुल सब चीज़ फिट होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क मेथोडोलॉजी, ये क्या दे रखा है इसमें आपको, देखो अभी यह किस प्रकार से आप क्वेश्चन आएंगे वो दे रखा है इसमें, ठीक है। तो रिटन टेस्ट जो है ये होगा आपका 50 नंबर का होगा। सेक्शन 1 होगा 50 नंबर का, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसमें 50 नंबर का होगा। सेक्शन 2 में होगा 100 नंबर का, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपने एमए वगैरह किया हुआ है उसके अंदर से उस टेस्ट, उस सब्जेक्ट के अंदर से 100 नंबर का टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट एंड पर्सन इंटरव्यू होगा इसमें। एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट एंड पर्सन इंटरव्यू जो है वो होगा 50 नंबर का। ये जब सारा पास कर लेंगे तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उस 50 नंबर का है। ब्रेक डाउन ऑफ द सेक्शन 1 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन अंडर, उस प्रकार से इसे हैं। सब्जेक्ट में है जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन 10 आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, और माइनस मार्किंग होगी 0.25 का, यानी 4, अगर एक क्वेश्चन गलत है तो मतलब 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर कट जाएगा, अगर एक क्वेश्चन गलत तो 0.25 नंबर कट जाएगा आपका। उसके जनरल इंग्लिश का होगा ये, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश के भी इसी प्रकार से हैं, और जनरल मैथ का भी इसी प्रकार से है, और रीजनिंग का भी इसी प्रकार से है। ये 50 नंबर का टेस्ट जो आपका वो है सेक्शन 1 में, ठीक है। अगला है, इट विल बी मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन इन द 40 मार्क्स, आपको कम से कम 40% मार्क्स जो है ऑब्टेन करना जरूरी है। सेक्शन 1 और 2 पासिंग इन बोथ सेक्शन, दोनों को कंपलसरी पास भी करना है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड 1:3, 1:3, मतलब अगर 1 वैकेंसी है तो 3 को बुलाया जाएगा, अगर 100 वैकेंसी है तो 300 को बुलाया जाएगा, ठीक है नहीं। आफ्टर पासिंग फिजिकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट, इनके आधार पर आपकी कैटेगरी बनेगी। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के 50 नंबर लगेंगे, फिर आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है नहीं। द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द अबव रिटन एग्जामिनेशन विल बी अपीयर फॉर एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट पर्सन्स इंटरव्यू टू कंडक्ट एट AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमढ़ी, वहाँ पर होगा आपका ट्रेनिंग वगैरह जो भी है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट, पर्सन इंटरव्यू एंड प्लेस इन द मेरिट लिस्ट विल बी एनरोल्ड इन द आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी एजुकेशन कोर में आपका एनरोलमेंट होगा, ठीक है। इनिशियल एंगेजमेंट क्या है, इंडिविजुअल्स विल बी एनरोल्ड फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 24 ईयर्स, 24 साल के लिए आपको जो है पहले इनिशियल करना पड़ेगा विद कलर्स एक्सटेंड, 24 साल जो कलर सर्विस है, और 2 साल है जो एक्सटेंडेबल है, अगर आप चाहो तो 2 साल और बढ़ा सकते हो, और एज जो है 49 ईयर्स। लेकिन अगर आप जैसे नायब सूबेदार बन जाते हैं तो फिर आपकी सर्विस भी बढ़ जाएगी। नायब सूबेदार जो है 28 साल तक कर सकता है, अगर आप सूबेदार बन जाते हो तो 30 साल तक कर सकते हो, सूबेदार में जब बन जाओ तो 34 साल तक कर सकते हो। तो 14 ईयर्स है ना उसके लिए, हौलदार के लिए, और बाद में मैक्सिमम 54 साल तक के लिए, ठीक है नहीं। ट्रेनिंग है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एंट्री विल बी एज अंडर, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी आपकी 19 हफ्ते की, ये नॉर्मल ट्रेनिंग होती है वहाँ पर, इतनी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, जो हथियार वगैरह आपको चलाने सिखाए जाएंगे सारे, ठीक है नहीं, पिस्टल वगैरह राइफल वगैरह सिखाई जाती है सबके लिए। अटेंशन होगी, अटेंशन जो शपथ परेड है वो होगी आपकी। पर्सनल एनरोलमेंट एज डायरेक्ट एंट्री हौलदार के तौर पर, AEC विल बी कैरिड आउट इमीडिएटली आफ्टर एनरोलमेंट विदाउट वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड, ये सारा होने के बाद में आपको इस अथॉरिटी के अनुसार आपको शपथ परेड कराई जाएगी, और आप अपने हौलदार रैंक पे वहाँ पर पोस्टेड हो जाएंगे। प्रोबेशन जो है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT द इंडिविजुअल विल बी probation if he is reported upon within the probation period as unlikely to continue as efficient or soldiers, इस सर्विस में भी जैसे आप ट्रेनिंग के अंदर या 2 साल के अंदर जो मान लो कि एक वो नहीं कर रहे हो, अनलाइकली है, मतलब आपको इतना अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हो, तो ये इसमें किसी को वापस नहीं भेजा जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। जो बिल्कुल या जिसको नहीं करना चाहता है वहाँ पर या तो अलग बात हो जाती है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट पोस्टिंग, कहीं भी आपको इंडिया में या बाहर कहीं भी आपको पोस्टिंग भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको पूरी फैसिलिटी रहने सहने का, खाने पीने का और अलाउंस वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है नहीं। प्रमोशन है, प्रमोशन विल बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, आपको आपकी सीनियरिटी के अनुसार वहाँ पर प्रमोशन मिलता रहेगा आपको। प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ सूबेदार मेजर एसोसिएट हायर पेयर रैंक्स, जो सूबेदार मेजर है उस वहाँ तक का आपका प्रमोशन है। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रांट ऑफ कमीशन एज ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आपको इंडियन आर्मी के अंदर जो है ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। फॉर दोज हु फुलफिल द लेट डाउन QRS, लेट डाउन QRS तो आप लोग फुलफिल करते हो सारी चीज़ें
पढ़े लिखे जाते हैं आप लोग तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती है। पे एंड अलाउंसेज है, एक्स ग्रुप की पे मिलेगी इसमें। ये बेसिक पे है 29,259 बेसिक है। इसके ऊपर जो डीए है, उसके बाद अलाउंसेज है, सारी चीज़ मिलती हैं। और 5200 रुपया इसमें आपका मिलिट्री सर्विस पे एक्स्ट्रा मिलता है, इसके साथ जुड़ जाता है, उन सब पे डीए लगता है, ठीक है नहीं, तो इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद है 6200 मिलेगा एक्स ग्रुप ट्रेड के लिए, एक्स्ट्रा मिलता है 6200 रुपया जो है उसका अलग से मिलता है, उस पर भी टीएडीए मिलता है, तो ये ज़्यादा काफ़ी हो जाता है इसमें, ठीक है नहीं। हैविंग क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वालों के लिए 3600 रुपया ग्रुप एक्स के लिए मिलता है। ट्रेड नोट हैविंग क्वालिफिकेशन, जिसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं डिप्लोमा वगैरह, तो उनको 3600 मिलता है। जो क्वालिफिकेशन रखता है उनके लिए 6200 मिलता है, मतलब जो डिप्लोमा वगैरह जो भी है उनके लिए, ठीक है नहीं। ग्रुप वाई ऑन द कंपनसेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेनिंग, सेम वही बेसिक पेंशन है, वही है उनके लिए, मिलिट्री सर्विस पे है, सिर्फ उनके लिए जो है ये। तो ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन बैंक फॉर सेक्शन एज पर द ट्रेड स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन आरटीजी डेट। क्वेश्चन बैंक फॉर सेक्शंस 2, ये जो क्वेश्चन बैंक वगैरह आपकी तैयारी करने के लिए लिखा है, तो आप देख सकते हो। और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट, जो है ये क्वेश्चन बैंक है। और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या है, सूटेबल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग टाइमलाइन फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन, रिपोर्टिंग टू द कंसर्न IRO/ZRO, BRO, ARO फॉर टेस्ट कंपाइलिंग रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, फाइनल कॉल अप नोटिस, ये सारा का सारा ARO ZRO BRO से जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में है ये। तो ये मैंने आपको लेटर पूरा मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसके लिए अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया सर्विस है ये, आप अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए। जितनी तैयारियों में आप यहाँ पर लगे हो उतनी तैयारियों में वहाँ पर आराम से आपका हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी है। आप जो है 24 मतलब कम से कम भी ये समझ लो कि 30 साल तो करके आएंगे ही आएंगे, तो आने के बाद में आपको पेंशन मिलेगी। आपके पूरे बच्चों के लिए सर्विस में कोटा होता है, मेडिकल सबके लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए मेडिकल होता है, वहीं पर भी रहते हुए भी और वहाँ से रिटायर होने के बाद में भी। तो बहुत ही अच्छी ये पोस्ट है, इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना नहीं चाहिए। आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपका अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वेलकम है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।